इस वीडियो में हम लोग लूसेंट जीके पेज नंबर 5 का टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलते वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि को अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947 है, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यानी पहले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि को अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो पहले प्रश्न को एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि को अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस भाषा में तिरंगा कहलाता है। तो ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी है सभी भाषाओं में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हिंदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किस भाषा में तिरंगा कहलाता है, तो हिंदी भाषा में तिरंगा कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत माता की जय को नारा किसने लोकप्रिय बनाया। तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी ने बनाया, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत माता की जय को नारा किसने लोकप्रिय बनाया, तो महात्मा गांधी ने बनाया था। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के ऊपर फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भारत माता की जय को नारा किसने लोकप्रिय बनाया, तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया। तो ऑप्शन ए में है 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन बी है 1920 में नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 को दोस्तों एक बार फिर से हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, तो ऑप्शन ए में 1896 यानी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ऑप्शन बी है 1920 नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग का होता है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग का होता है, तो ऑप्शन ए में है गहरा नीला, ऑप्शन बी में हल्का नीला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है हरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गहरा नीला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग का होता है, तो गहरा नीला रंग का होता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, तो इसमें कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग का होता है। तो ऑप्शन ए में है गहरा नीला, ऑप्शन बी है हल्का नीला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है हरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गहरा नीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय गीत को मान्यता कब दी गई। तो राष्ट्रीय गीत को मान्यता कब दी गई, तो ऑप्शन ए में है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1971। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय गीत को मान्यता कब दी गई, तो 1950 में दी गई। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि राष्ट्रीय गीत को मान्यता कब दी गई। तो ऑप्शन ए में है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1971। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत का राज चिन्ह किस शिलालेख से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है अशोक स्तंभ सारनाथ, ऑप्शन बी है अशोक स्तंभ मेरठ, ऑप्शन सी है अशोक स्तंभ उज्जैन, ऑप्शन डी है अशोक स्तंभ काशी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक स्तंभ सारनाथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करें, तो कहते हैं कि भारत का राज चिन्ह किस शिलालेख से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है अशोक स्तंभ सारनाथ, ऑप्शन बी है अशोक स्तंभ मेरठ, ऑप्शन सी है अशोक स्तंभ उज्जैन, ऑप्शन डी है अशोक स्तंभ काशी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक स्तंभ सारनाथ हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि जय जवान जय किसान नारे को किसने जोड़ा है। तो जय जवान जय किसान नारे को किसने जोड़ा है, तो ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि जय जवान जय किसान नारे को किसने जोड़ा। तो ऑप्शन ए में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री।
प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं सारे जहां से अच्छा गीत का रचयिता कौन था। तो सारे जहां से अच्छा गीत का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 9 को एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता कौन था? तो ऑप्शन ए में है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी में रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद इकबाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की तीलियों की संख्या का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म के उपदेश, ऑप्शन बी है 24 घंटे, ऑप्शन सी है भारतीय ऋषि, ऑप्शन डी है भारतीय पर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध धर्म के उपदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की तीलियों की संख्या का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म के उपदेश, ऑप्शन बी में है 24 घंटे, ऑप्शन सी है भारतीय ऋषि, ऑप्शन डी है भारतीय पर्व। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म के उपदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन सबसे पहले किसने गांधी जी को दिखाया था? तो ऑप्शन ए में है पिंगली वेंकैया को, ऑप्शन बी है जामना लाल बजाज को, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंगली वेंकैया हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है सबसे पहले किसने गांधी जी को दिखाया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 11 को रिपीट करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन सबसे पहले किसने गांधी जी को दिखाया था? तो ऑप्शन ए में है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी है जामना लाल बजाज, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि जन गण मन को पहली बार किसने गाया था? तो ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सरला देवी चौधरानी, ऑप्शन डी है जादूनाथ भट्टाचार्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सरला देवी चौधरानी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि जन गण मन को पहली बार किसने गाया था? तो सरला देवी चौधरानी ने गाया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 को एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि जन गण मन को पहली बार किसने गाया था? तो ऑप्शन ए में है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सरला देवी चौधरानी, ऑप्शन डी है जादूनाथ भट्टाचार्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सरला देवी चौधरानी। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का स्थान कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में है शीर्ष पर, ऑप्शन बी है नीचे, ऑप्शन सी है मध्य सफेद पट्टी में, ऑप्शन डी है किसी भी जगह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी मध्य सफेद पट्टी में होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का स्थान कहाँ होता है? मध्य सफेद पट्टी में होता है। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं कि सत्यमेव जयते पहली बार किस सिक्के पर अंकित हुआ? ऑप्शन ए में सत्यमेव जयते पहली बार किस सिक्के पर अंकित हुआ? तो ऑप्शन ए में 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1962। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1950 हो जाएगा। यानी सत्यमेव जयते सिक्के पर पहली बार कब अंकित हुआ? तो 1950 में अंकित हुआ था। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 14 को दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सत्यमेव जयते पहली बार किस सिक्के पर अंकित हुआ था, मतलब कब सिक्के पर अंकित हुआ था? तो ऑप्शन ए में यहाँ पे किस नहीं होगा, कब हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये प्रश्न में मिस्टेक हुआ था, कब होगा? तो 1947 में यानी 1947 में, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी है 1962। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1950 में। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि भारत माता की सबसे पहली तस्वीर किसने बनाई? तो ऑप्शन ए में है बनीन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी में है नंदलाल बोस, ऑप्शन सी है रवि वर्मा, ऑप्शन डी है अज्ञात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बनीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें, इसमें भारत माता की सबसे पहली तस्वीर किसने बनाई? तो भारत माता की पहली तस्वीर ऑप्शन ए है बनीन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है नंदलाल बोस, ऑप्शन सी है रवि वर्मा, ऑप्शन डी अज्ञात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बनीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत के ध्वज की ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए में है 1:2 है, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:4, ऑप्शन डी है 4:5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 2:3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें तो भारत के ध्वज की ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए में है 1:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:4, ऑप्शन डी है 4:5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर बने हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर बने हैं? तो 4 बने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
है तो नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह से, बेसिक के लिए बहुत अच्छे है। तो वंदे मातरम का आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन ए में अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि वंदे मातरम का आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन ए में अरविंद घोष, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर है। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारतीय ध्वज की पहली सार्वजनिक स्वीकृति किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 1906 में, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1947। का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1931 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो कहता है कि भारतीय ध्वज की पहली सार्वजनिक स्वीकृति किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए में 1906 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1947। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि जय हिंद नारा किसने भारतीय सेनानियों को संबोधित करते हुए दिया था? तो ऑप्शन ए में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है पंडित नेहरू, ऑप्शन डी है पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि जय हिंद नारा किसने भारतीय सेनानियों को संबोधित करते हुए दिया था? तो ऑप्शन ए में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है पंडित नेहरू, ऑप्शन डी है पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक में शेर किस दिशा में देख रहे हैं? तो ऑप्शन ए में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऑप्शन बी है चारों ओर, ऑप्शन सी है 3 देखते हैं, चौथा छिपा है, ऑप्शन डी है केवल पूर्व। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 दिखाई देता है, चौथा छिपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक में शेर किस दिशा में दिख रहे हैं? तो मतलब 3 दिखता है और चौथा छिपा हुआ है। चलते प्रश्न संख्या 22 की बात कर लेते दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की पहली डिजाइन में कौन सा चिन्ह था? तो ऑप्शन ए है चरखा, ऑप्शन बी है अशोक चक्र, ऑप्शन सी है कमल, ऑप्शन डी है सूरज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चरखा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करते हैं, इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की पहली डिजाइन में कौन सा चिन्ह था? तो ऑप्शन ए है चरखा, ऑप्शन बी है अशोक चक्र, ऑप्शन सी है कमल, ऑप्शन डी है सूरज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चरखा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक में नीचे बने बैलों और घोड़ों का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है पराक्रम और गति, ऑप्शन बी है शांति और धर्म, ऑप्शन सी है शक्ति और नीति, ऑप्शन डी है सत्य और न्याय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पराक्रम और गति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक में नीचे बने बैलों और घोड़ों का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है पराक्रम और गति, ऑप्शन बी है शांति और धर्म, ऑप्शन सी है शक्ति और नीति, ऑप्शन डी है सत्य और न्याय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पराक्रम और गति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत माता की जय नारा सबसे पहले किस सभा में बोला गया? तो ऑप्शन ए में कहता है कि 1905 के बंगाल विभाजन आंदोलन में, ऑप्शन बी है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन सी है 1920 के असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन डी है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 1905 के बंगाल विभाजन आंदोलन में बोला गया था। तो प्रश्न संख्या 24 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो भारत माता की जय नारा सबसे पहले किस सभा में बोला गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन आंदोलन में बोला गया था। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, भारत माता की जय नारा सबसे पहले किस सभा में बोला गया? तो ऑप्शन ए है 1905 के बंगाल विभाजन आंदोलन में, ऑप्शन बी है 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1920 के असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन डी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1905 के बंगाल विभाजन आंदोलन में। प्रश्न संख्या 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किस संस्था की देखरेख में होता है? राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किस संस्था की देखरेख में होता है? ऑप्शन ए है खादी ग्रामोद्योग, ऑप्शन बी है वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खादी ग्रामोद्योग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किस संस्था की देखरेख में होता है? तो खादी ग्रामोद्योग के देखरेख में होता है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किस संस्था की देखरेख में होता है? तो ऑप्शन ए है खादी ग्रामोद्योग, ऑप्शन बी है वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खादी ग्रामोद्योग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे चैनल से कराए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वहाँ जरूर शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।